Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अब ईरान युद्ध को भूलने लगे होंगे। इस समय युद्ध में खामोशी जरूर है, लेकिन ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। इस क्षेत्र में लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध अब भी जारी है और खाड़ी देशों के बीच अब तेल को लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर हमारे और आपके ऊपर पड़ेगा। आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे ईरान के लोग अब सड़कों पर अपने ड्रोन्स की नुमाइश करके जीत का जश्न मना रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले साल जून में सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी और उस समय इस केस की बहुत चर्चा हुई थी। आपने भी इसके बारे में सुना होगा। अब इस हत्या के 11 महीने के बाद मेघालय की एक अदालत ने इस केस में दस्तावेजों में कानूनी खामियों की वजह से सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है, जिसकी वजह से राजा रघुवंशी का परिवार बहुत नाराज है। आज हम कानूनी दांव पेचों से भरे इस मामले को आपके लिए डिकोड करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या फिल्म स्टार विजय की पार्टी TVK तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। कई एग्जिट पोल्स के मुताबिक 51 वर्ष के विजय तमिलनाडु के चुनाव में एक बहुत बड़े किंग मेकर के रूप में उभर सकते हैं। तो क्या MGR, करुणानिधि और जयललिता के बाद विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए सुपरस्टार बनने वाले हैं? आज हम इसी को आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध अब भी जारी है। लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के एक ड्रोन हमले में इजराइल के 12 सैनिक घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले से इजरायली सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई। नई तस्वीरें आई हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। יאללה, עשו כולם הביתה, גלי! די תמונות! לא, דאוש, בוא! בוא! נרמי! בסדר, ניחה! अब इस हमले के जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक करके लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक ऐसे रॉकेट लॉन्चर को भी नष्ट किया है जो एक सिविलियन बिल्डिंग में मौजूद था। लेबनान में एक ही जगह पर इजराइल की सेना ने 2 बार हमले किए, एक के बाद एक। पहले हमले में कुछ लोग घायल हुए और जब इन घायलों की मदद करने के लिए कुछ दूसरे लोग वहां पर आए तो इजराइल ने एक बार फिर से वहां दूसरा हमला कर दिया और इस तरह के हमलों को डबल टैप कहते हैं। लेबनान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर ऐसे हमले करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ रहा है, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने हमला इसलिए किया क्योंकि इस स्थान पर हिजबुल्लाह का एक कमांडर छिपा हुआ था।
हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर यह जो नया ड्रोन हमला किया है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा हमला है। अब यह देखिए कि यह ड्रोन हमला हुआ कैसे। असल में यह ड्रोन किसी रेडियो या सैटेलाइट से नहीं, बल्कि एक फाइबर ऑप्टिक केबल से लगभग 30 किलोमीटर की रेंज में हमला करते हैं। इसलिए इजराइल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इन्हें जैम नहीं कर पाता। इस समय यूक्रेन युद्ध में भी यही हो रहा है और अब हिजबुल्लाह ने भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। 27 अप्रैल को हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर एक ऐसे ही ड्रोन से हमला किया जिसमें उनके कई सैनिक घायल हो गए। तब इन घायल सैनिकों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया, तो फिर एक और ड्रोन ने बिल्कुल नजदीक आकर एक और हमला कर दिया। यानी यह ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि युद्ध का एक नया तरीका है। तो ये ड्रोन हमला कैसे हुआ, उसकी ये तस्वीरें अभी आपने देखी। असल में हमारे देश में राजनीति की खबरें अब इतनी ज़्यादा हैं चुनावों की वजह से कि बहुत सारे लोगों को ईरान का ये युद्ध भूलने लगा होगा। उन्हें लगता होगा कि अब ईरान का युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईरान में अभी भी उतना ही तनाव है। इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं युद्ध ऐसे ही चल रहा है इस समय। और ईरान की सेना ने कल रात को ही तेहरान में अपने एक नए ड्रोन की सड़कों पर नुमाइश की है। अब जरा कल्पना कीजिए, ये उस देश की राजधानी की तस्वीरें हैं जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि अब इस देश में नष्ट करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, हमने इस देश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, अब वहां कुछ नहीं बचा। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें हैं और ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है और ये रैली एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है और इस जुलूस में ईरान के हजारों लोग शामिल हुए हैं सड़कों पर उतरकर। आप देखिए, और बार बार मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो देश है जिसके बारे में अमेरिका ये कहता है कि हमने युद्ध में उसे बर्बाद कर दिया है, ये देश युद्ध में हार चुका है। लेकिन इस देश की राजधानी की सड़कों पर लोगों का ये जोश देखिए, लोगों का ये जुनून देखिए। और ईरान के इस नए ड्रोन का नाम है अराश 2, जिसकी नुमाइश ईरान की सरकार और सेना सड़कों पर कर रही है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, यानी यह ड्रोन इजराइल के किसी भी इलाके में हमला कर सकता है। यह एक सुइसाइड ड्रोन है जो अपने लक्ष्य से टकराने के बाद खुद ही फट जाता है, यानी इसमें विस्फोट हो जाता है। और ईरान के मुताबिक इसी ड्रोन ने 21 मार्च को इजराइल के एक एयरपोर्ट पर भी हमला किया था, यानी युद्ध में इसका परीक्षण भी हो चुका है। ईरान अब अपने लोगों को, अपनी जनता को यह बता रहा है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत आसानी से इजराइल तक पहुंच सकते हैं। ईरान इस ड्रोन की नुमाइश कर रहा है ताकि ईरान की जनता में ईरान की सेना और ईरान की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ सके, उनका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़े और पूरी दुनिया में यह संदेश जाए कि ईरान ना तो डरा है और ना ही झुका है। ईरान ने इस युद्ध में एक नई शुरुआत की है, जहां पर युद्ध के दौरान ही ईरान की सेना सड़कों पर अपने हथियारों की नुमाइश करती है और इन हथियारों के साथ बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें वहां के हजारों लोग शामिल होते हैं। ये किसी भी देश के मनोबल को बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति है और ईरान ने आजकल इसी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। अब देखिए कि ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर ये जो नुमाइश चल रही है इस नए ड्रोन की, हथियारों की, और वहां की जनता ईरान के झंडों को लेकर कैसे सड़कों पर उतरी हुई है, ईरान के झंडे लहरा रही है, सारी तस्वीरें देखिए।
भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस युद्ध को ईरान की रणनीति के लिए याद किया जाएगा, इस युद्ध को ड्रोन्स के लिए याद किया जाएगा। और इस युद्ध के दौरान ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से पश्चिम एशिया के कई देशों और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर लगातार बड़े बड़े हमले किए। और उसका ये नया ड्रोन एक अपग्रेडेड मॉडल है, यानी ये और भी ज्यादा खतरनाक है। शाहिद ड्रोन में लगभग 50 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है, लेकिन नए ड्रोन में अब 50 नहीं बल्कि 150 किलोग्राम विस्फोटक होगा, यानी नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसकी 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह नया ड्रोन कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है। इसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है। रेडार सिग्नेचर का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को कोई रेडार कितनी आसानी से देख सकता है, तो इसको रेडार पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम है। शाहिद ड्रोन की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि इस नए ड्रोन की रफ्तार लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये काफी रफ्तार है इसकी। शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग 18 लाख से 40 लाख रुपए है, जबकि इस नए अपग्रेडेड ड्रोन की कीमत 10 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक है। कुल मिलाकर ईरान के इस नए ड्रोन में नुकसान पहुंचाने की क्षमता बहुत ज्यादा है और दुश्मन इसे आसानी से ना तो देख पाएगा और ना ही नष्ट कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन युद्ध की तैयारी रुकी नहीं है और ईरान लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ईरान लगातार इस युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें उसकी कई प्रकार की स्ट्रैटेजी है। ड्रोन की स्ट्रैटेजी आपने देख ली, लेकिन साथ ही ईरान की सरकार और वहां की सेना अपनी जनता को भी अपने साथ लेकर चल रही है। अब आप सोचिए, यह युद्ध शुरू होने से पहले ईरान की जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ हो गई थी, अपनी सेना के खिलाफ हो गई थी। ईरान की सड़कों पर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे इस सरकार के खिलाफ, और इस युद्ध ने ईरान की जनता को फिर से एक कर दिया। और अब वही ईरान की जनता अपनी सेना के साथ खड़ी है, अपनी सरकार के साथ खड़ी है। जो जनता कुछ समय पहले तक अपनी ही सरकार को हटाने की मांग कर रही थी, अब वही लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सेना खत्म हो चुकी है और उनकी नौसेना समुद्र में डूब चुकी है, और अब ईरान को सिर्फ यह कहना है कि वो ये युद्ध हार चुका है। यानी ईरान को बस स्वीकार करना है कि हम ये युद्ध हार गए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपनी हार कबूल करे, लेकिन ईरान के लोग ड्रोन्स के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। यानी ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और ईरान की जनता और ईरान की सड़कों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही हैं। Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since. And the greatest anywhere in the world, nobody even close. And you see that whether it's Venezuela, and they have a good military in Venezuela, but it was over in one day. It was actually over in about 48 minutes. Iran, the same thing. I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. We've got an amazing military. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. So it's a dead economy. अब नई खबर यह आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर 56 वर्ष के मुज्तबा खामेनी ने एक अपना नया संदेश जारी किया है और अमेरिका को भी उन्होंने एक नया संदेश दिया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है मुज्तबा खामेनी का नया संदेश? देखिए, 5 पॉइंट्स में आपको बताता हूं कि संदेश के 5 पॉइंट्स क्या हैं। पहला, मुज्तबा खामेनी ने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा और न ही मिसाइल्स बनाने पर कोई रोक लगाएगा। आपको याद होगा, अमेरिका ने जो पहली शर्त रखी थी वो ये थी कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। अब ईरान अपना परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। युद्ध विराम के लिए उन्होंने ये शर्त रखी थी, युद्ध रोकने के लिए ये शर्त रखी थी। ये युद्ध हुआ भी इसीलिए था क्योंकि ईरान, ऐसा अमेरिका का आरोप है कि अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे था और वो बहुत जल्द
परमाणु हथियार बनाने वाला था जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाती। लेकिन मुज्तबा खामेनेई ने आज एक बार फिर से साफ कह दिया है कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा, यानी ईरान अपना परमाणु हथियार बनाकर रहेगा। दूसरा, हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान अपना नियंत्रण बिल्कुल नहीं छोड़ेगा बल्कि अपने कंट्रोल को और मजबूत करेगा, ऐसा मुज्तबा खामेनेई ने आज कह दिया है कि हॉर्मुज पर ईरान अपनी पकड़ जरा भी कमजोर नहीं होने देगा, हॉर्मुज उसी का रहेगा। तीसरी बात, पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी ही सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए और अमेरिका को यह इलाका छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कहना है मुज्तबा खामेनेई का। चौथी बात जो उन्होंने कही है, जो देश बाहर से आकर पश्चिम एशिया में दखल देंगे उन्हें हम समुद्र में डुबो देंगे। पांचवी बात, ईरान खुद एक वैश्विक ताकत बनकर उभरेगा और दुनिया में इसके बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनेगा, यानी ईरान अब सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और मुज्तबा खामेनेई का यह कहना है कि इस युद्ध के बाद दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और ईरान उस वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरेगा। मुज्तबा खामेनेई ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं और ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक मुज्तबा को सार्वजनिक रूप से किसी ने नहीं देखा है और ऐसा कहा गया कि उन्हें एक बेहद सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में मुज्तबा खामेनेई काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसी हमले में उनके पिता, उनकी पत्नी और उनके बेटे सहित उनके परिवार के कई लोग और रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। इनकी जान बच गई और अब मुज्तबा खामेनेई किसी ऐसे अज्ञात स्थान पर हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है और वहीं से वो अपने संदेश देते रहते हैं। यह अभी तक उनका 5वां संदेश है, लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने भी मुज्तबा खामेनेई को देखा नहीं है। अक्सर इससे पहले जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे वो वीडियो संदेश देते थे, यानी उनकी तस्वीर दिखाई देती थी, वो वीडियो बनाते थे, लेकिन मुज्तबा खामेनेई को किसी ने भी अभी तक देखा नहीं है। इसलिए कोई कह नहीं सकता कि मुज्तबा खामेनेई की स्थिति इस समय कैसी है। शायद वो कैमरे के सामने आने की स्थिति में इस समय नहीं है, शायद बहुत बुरी तरह घायल हो गए होंगे और इसीलिए उनके जो संदेश आते हैं वो सिर्फ लिखित संदेश आते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने अपना संदेश दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते आ रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। उनके इस संदेश से यह पता चलता है कि ईरान जरा भी समझौते के मूड में नहीं है। वो ना तो हॉर्मुज को छोड़ने को तैयार है, ना ही परमाणु हथियारों के अपने कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार है। वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, ऐसा मुज्तबा खामेनेई का यह नया संदेश कहता है। अब देखिए, 8 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच यह युद्ध विराम चल रहा है और युद्ध विराम के दौरान ईरान के बाद अमेरिका भी अब युद्ध की तैयारियां चुपचाप कर रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे लोग इस युद्ध को अब भूलने लगे होंगे। आपको लगा होगा कि युद्ध विराम हो गया है, अभी शांति है, खामोशी है, लेकिन हो सकता है ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो, क्योंकि ईरान लगातार अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी यही कर रहा है। अमेरिका अब अपनी एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है डार्क ईगल, इसे पश्चिम एशिया में तैनात करने की तैयारी कर रहा है ताकि ईरान पर इससे हमला किया जा सके। और यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह लगभग 25 से 27 मिनट के अंदर ही 2700 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। यानी इसके हमले से बचना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, यानी लगभग आप ये कह लीजिए कि नामुमकिन ही है। ऐसी एक मिसाइल की कीमत 120 करोड़ रुपए के आसपास है और अमेरिका के पास इस समय ऐसी 8 मिसाइल्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक अमेरिका की सेना में यह मिसाइल आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुई है। इसके बावजूद अमेरिका इसे तैनात करने पर विचार कर रहा है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, अमेरिका अब ईरान में ऐसे लक्ष्यों पर हमला करना चाहता है जिनके आसपास बहुत ज्यादा सुरक्षा है, और दूसरा, अमेरिका अपने इस हथियार का परीक्षण असली युद्ध में करना चाहता है और अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। लेकिन इससे एक बात और पता चलती है, वो ये कि अमेरिका के पास हो सकता है अब मिसाइल्स की कमी हो गई हो, इसलिए वो अनटेस्टेड मिसाइल्स जो औपचारिक रूप से उनकी सेना में शामिल भी नहीं हुई हैं, उन मिसाइल्स को भी
अब वो इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका के पास शायद हथियारों की कमी अब उसे महसूस हो रही होगी, नए मिसाइल्स की कमी उसे महसूस हो रही होगी, इसलिए वो इस अनटेस्टेड मिसाइल को अब इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर इस मिसाइल से हमला कर दिया तो यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध होगा जिसमें दोनों ही सेनाओं के पास, दोनों पक्षों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान के पास इस समय फतह 1 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और यह हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है और रास्ता बदलकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत आसानी से चकमा दे सकती है। और ईरान ने इसी मिसाइल से इजराइल पर कई हमले किए हैं। यह बड़ी अजीब प्रकार की मिसाइल है, हवा में एक नहीं कई बार अपना रास्ता बदलती है और अचानक से रास्ता बदल लेती है। इससे पहले रशिया ने भी यूक्रेन युद्ध में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसे ही हमला किया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के पास ऐसी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि यह ऐसा युद्ध है जिसमें दोनों पक्षों के पास इस प्रकार की मिसाइल्स मौजूद हैं। अब आपको भारत की तैयारियां भी दिखा देते हैं। देखिए, हाल फिलहाल जितने भी युद्ध हुए हैं इन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश खुद भी युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। और जैसा हमने एक दिन आपको पहले भी एक रिपोर्ट में दिखाया था कि इस साल पूरी दुनिया ने हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। दुनिया के जितने तमाम बड़े बड़े देश हैं इन युद्धों से सीख ले रहे हैं और अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर रहे हैं। और भारत भी यही काम कर रहा है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर 29 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में पहली बार भारत में ही बनी एक नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सैल्वो लॉन्च किया है। सैल्वो लॉन्च का मतलब होता है बहुत कम समय में लगातार कई मिसाइल्स को फायर करना, और इस परीक्षण में लगभग 8 सेकंड में ही 2 मिसाइल्स लॉन्च की गई। किसी युद्ध के हालात में ऐसे ही हमले करके दुश्मन के रेडार को अक्सर कंफ्यूज किया जा सकता है, और इन दोनों मिसाइल्स ने एक समुद्री जहाज पर बिल्कुल सटीक हमला किया। और यह हमला समुद्री जहाज पर ठीक उस जगह पर हुआ जहां पर यह समुद्री जहाज पानी को छूता है। यानी पहले एक टारगेट, एक लक्ष्य सेट किया गया, एक समुद्री जहाज सेट किया गया कि इसके ऊपर हमला करना है। उस समुद्री जहाज में भी कहां हमला करना है यह सेट किया गया, जो समुद्री जहाज का हिस्सा पानी को छूता है वहां पर हमला करना था। और इस हिस्से पर हमला होने के बाद समुद्र का पानी बहुत आसानी से सीधे जहाज के अंदर दाखिल होकर बहुत जल्दी उस जहाज को डुबो सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर हमला किया जाता है। यानी ये किसी भी समुद्री जहाज का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। और जब ये मिसाइल को टेस्ट किया गया तो यही देखा गया कि क्या ये मिसाइल ठीक उसी जगह पर किसी समुद्री जहाज पर हमला कर सकती है जहां पर वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब तस्वीरें देखिए। तो इसे एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 55 किलोमीटर है और यह समुद्र की सतह के बहुत नजदीक उड़ान भरती है, और इसके हमले की जानकारी किसी भी वॉरशिप को बिल्कुल आखिरी समय में मिलती है। यानी इससे बचने का कोई मौका नहीं मिलता। इसमें एक ऐसा एडवांस्ड सिस्टम है जो जीपीएस के जैम होने पर भी इस मिसाइल को बिना भटके अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। सबसे दिलचस्प बात है हेलीकॉप्टर से मिसाइल की लॉन्चिंग। अब तक ऐसी मिसाइल्स को किसी वॉरशिप या फाइटर जेट से ही फायर किया जाता था, लेकिन इस बार यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के रेडार से छिपकर काफी कम ऊंचाई से इस मिसाइल से हमला कर सकता है। यह इस बार एक नया प्रयोग भारतीय सेना ने किया है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर से इस प्रकार की 2 मिसाइल्स को एक के बाद एक उन्होंने लॉन्च किया। अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि कैसे दुनिया भर में तेल की राजनीति इस समय चल रही है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ये कह रहे थे कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव खत्म होंगे भारत में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। आपको बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा होगा, आपको भी ये डर सता रहा होगा। हालांकि भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अभी तेल के दाम हमारे देश में नहीं बढ़ेंगे, यानी अभी आप लोग सब सुरक्षित हैं। हालांकि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई और तेल की कीमत
दोनों के ही बुरे हाल हैं और दोनों बहुत दबाव में हैं। इस समय कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है और इसे आप कह सकते हैं बहुत हाई है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी लगभग $70 प्रति बैरल। तो 70 से लेकर अब 125 के भाव पर, डॉलर के भाव पर कच्चा तेल मिल रहा है। ये प्रति बैरल का भाव है और इस समय तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ईरान युद्ध की वजह से पिछले 2 महीने से हॉर्मुज का रास्ता बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सिर्फ 9 हफ्तों में ही तेल के दाम लगभग दुगने हो गए हैं। पहले हमने ये सोचा था कि युद्ध विराम शुरू हो गया है, युद्ध रुक गया है, अब तेल के दाम नीचे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन आए भी, लेकिन अब फिर से वापस बढ़ने लगे हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है और हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए अमेरिका और ईरान की बातचीत अब भी अटकी हुई है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है और हॉर्मुज के बाहर अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है, इसलिए यह रास्ता अब बंद पड़ा है। एक आशंका यह भी है कि अगर यह बातचीत फेल हो गई तो दोबारा से युद्ध शुरू भी हो सकता है और अगर युद्ध होगा तो तेल की सप्लाई और ज्यादा कम हो जाएगी। ईरान के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई में बहुत भारी गिरावट हुई है और इसे एक ग्लोबल एनर्जी डिसरप्शन कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में तेल को लेकर एक क्राइसिस पैदा हो गया है। आपको याद होगा कि इस युद्ध के दौरान ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए थे। ईरान इन हमलों के जरिए सभी मुस्लिम देशों को एक संदेश देना चाहता था कि जो भी अमेरिका का साथ देगा उस देश को इसकी बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ईरान के हमले और हॉर्मुज के बंद होने के बाद यूएई ने अब अपनी एक नई रणनीति बनाई है। इसी हफ्ते यूएई ने ओपेक छोड़ने की घोषणा की है। ओपेक मतलब तेल निर्यात करने वाले देशों की संस्था। और यूएई के इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि अब तेल को लेकर मुस्लिम देशों के बीच एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। जो खाड़ी देश हैं, जो तेल के सबसे बड़े निर्यातक हैं, जो सबसे ज्यादा तेल को बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उनमें आपस में तेल को लेकर नई राजनीति शुरू हो गई है। अब तेल बेचने वाले देशों में एक दरार पैदा हो गई है और यूएई के ओपेक छोड़ने का असर अब दुनिया भर के तेल के बाजार पर पड़ेगा। यूएई की तेल क्षमता को लेकर कुछ आंकड़े देखिए। यूएई ओपेक का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो हर रोज इस समय 30 से 35 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। इस साल की शुरुआत तक ओपेक के कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 12 से 13% हिस्सा यूएई पूरा करता था। ओपेक छोड़ने के बाद यूएई ने अपनी उत्पादन क्षमता को 30 लाख बैरल से बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है और इसे वो अगले साल तक पूरा कर लेगा। कच्चे तेल के भंडार के मामले में यूएई पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर है। ईरान युद्ध के दौरान यूएई को बहुत नुकसान हुआ है और अब वो अपनी तेल की सप्लाई को किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहता और बंद नहीं करना चाहता। और अगर यूएई कच्चे तेल का प्रोडक्शन अपना बढ़ा देता है, अपना निर्यात बढ़ा देता है, तो ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। असल में भारत अपने कुल तेल का इंपोर्ट जो करता है, जो हम पूरा तेल खरीद रहे हैं बाहर से, उसका 10% हम यूएई से खरीदते हैं। यूएई भारत से ज्यादा दूर भी नहीं है और वहां से सिर्फ 3 से 5 दिनों के अंदर कच्चा तेल भारत में आ सकता है। इसलिए यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि भारत को अब यूएई से अपने तेल का व्यापार बढ़ा देना चाहिए। जो हमारी जरूरतें हैं उसका एक बड़ा हिस्सा यूएई पूरा कर सकता है और इससे 2 फायदे हैं। एक तो यूएई से तेल बहुत जल्दी आ जाएगा, 3 से 5 दिनों में आ जाएगा। हो सकता है यूएई भी हमें तेल में कुछ डिस्काउंट कर दे, क्योंकि यूएई हमारा दोस्त भी है। और सबसे बड़ी बात, भारत यूएई को डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में पेमेंट कर सकता है, जिससे भारत को बहुत बचत होगी। और एक और नई जानकारी आपको यह बताते हैं, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया क्राइसिस में है, 2 तरह की बचत देश कर सकते हैं। एक, अपनी गतिविधियों को कम कर दें, अपने खर्चों को कम कर दें। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों ने अपने सरकार की गतिविधियों को कम कर दिया है। वो तेल बचा रहे हैं, बाजारों को उन्होंने बंद कर दिया है, सरकार में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। हर देश कोशिश कर रहा है कि उसका कम से कम खर्चा हो। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका और भी है और वो अब मैं आपको बताता हूं क्या है।
क्योंकि भारत धीरे धीरे अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए का इस्तेमाल कर रहा है डॉलर की बजाय, जिससे अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो रही है और हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। इस साल फरवरी में रुपए में पेमेंट करके भारत ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है, जबकि जनवरी के महीने में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की बचत हमने की थी। तो जनवरी में 11,000 करोड़ हमने बचाए, फरवरी में 14,000 करोड़ बचाए। और इस साल के इन 2 महीनों के आंकड़ों से ही पता चलता है कि भारत का दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार अब लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हमने रुपए में किया था, जबकि 2025 में 1,12,000 करोड़ रुपए का सामान जो भारत ने खरीदा उसका पेमेंट हमने डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में किया। पिछले 11 महीनों में 1,39,000 करोड़ रुपए के व्यापार का भुगतान हमने डॉलर में न करके रुपए में किया है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत जब कोई सामान किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे डॉलर में पेमेंट करना होता है, लेकिन वर्ष 2022 में भारत ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज की एक नई नीति अपनाई। इसके तहत भारत रशिया, यूएई और श्रीलंका जैसे दुनिया के 30 देशों के साथ अब रुपए में व्यापार करता है, डॉलर में व्यापार करने की बजाय। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी देश 2 प्रकार से बचत कर सकता है, या तो अपनी गतिविधियां बिल्कुल कम कर दे, जैसा बहुत सारे देश इस समय कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है। और दूसरा ये है, भारत में अगर आपने देखा होगा किसी प्रकार की किसी भी गतिविधि पर रोक नहीं लगी है अभी तक। ना तो तेल के दाम हमारे देश में बढ़े हैं, ना ही भारत सरकार ने कभी कोई सरकारी कर्मचारियों की गतिविधि में, सरकार की गतिविधियों में कोई कमी की है, ना ही बाजारों को बंद कर दिया है, ना ही प्राइवेट कंपनियों को बंद कर किया है कि आप अभी दफ्तर मत जाइए, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आपने देखा होगा हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, और भी जो बड़े बड़े देश हैं, या तो उन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, और दूसरा अपनी सरकारी गतिविधियां और प्राइवेट सेक्टर की जो गतिविधियां हैं उन्हें भी उन्होंने रोक दिया है। अब वो लोगों से कह रहे हैं कि दफ्तर मत जाइए, गाड़ियां मत निकालिए, घरों से काम कीजिए, बाजारों को जल्दी बंद कर दीजिए। कर्मचारियों से कह रहे हैं कि आप छुट्टी पर चले जाइए। कर्मचारियों की जो तनख्वाहें हैं उनकी कटौती की जा रही है। ये सब अपने खर्चे कम करने के लिए और पैसा बचाने के लिए किया जा रहा है। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज आप अगर भारत में रहते हैं, आपको जरा भी यह पता नहीं चलेगा कि ईरान युद्ध की जो छींटें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। आपके किसी भी प्रकार की गतिविधि में, आपके जीवन में कोई असर नहीं पड़ा है। आप जैसे गाड़ियां पहले निकालते थे वैसे ही आज भी जा रहे हैं। बाजारों में जैसे रौनक पहले थी आज भी वैसे ही हो रही है। हमारे देश में आईपीएल चल रहा है। देखिए, पूरी दुनिया तेल के इस क्राइसिस से संघर्ष कर रही है। हमारे देश में लोग आईपीएल खेल रहे हैं। लाखों लोग स्टेडियम में जाकर आईपीएल का गेम देखते हैं। करोड़ों लोग टीवी पर बैठकर आईपीएल का गेम देख रहे हैं। आप सोचिए, यानी आपको भारत में रहकर पता ही नहीं चलेगा कि ईरान का इतना बड़ा युद्ध इस समय चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से हिट किया है। लेकिन भारत चुपचाप 30 देशों के साथ रुपए में व्यापार करके, रुपए में पेमेंट करके अपना पैसा बचा रहा है, अपनी बचत कर रहा है। तो ईरान युद्ध और तेल की इस राजनीति के बाद अब आपको वो खबर दिखा रहे हैं जिसकी आजकल हमारे देश में बड़ी चर्चा हो रही है। आपको याद होगा पिछले साल सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी, और उस समय इस केस की बहुत चर्चा हुई थी। आपको यह केस अच्छी तरह याद होगा। शादी के कुछ ही दिनों के बाद हनीमून के दौरान ही इस लड़की ने अपने पति की हत्या कर दी थी। अब इस हत्या के 11 महीने के बाद मेघालय की एक अदालत ने इस केस में दस्तावेजों में कानूनी खामियों की वजह से सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि जब मेघालय पुलिस ने यह बताया था कि सोनम ही अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड है, तो फिर अदालत ने सिर्फ 11 महीने में सोनम को बेल कैसे दे दी? सोनम पर आरोप है कि शादी के 2 हफ्ते के बाद ही जब वो हनीमून पर अपने पति के साथ मेघालय गई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। हत्या के बाद सोनम मेघालय से भागकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आ गई और उसने राजा रघुवंशी के लापता होने की झूठी कहानी दुनिया को बताई।
लेकिन राजा रघुवंशी के गायब होने के 16 दिन बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तब से वो जेल में है। सोनम को बेल मिलने से अब राजा रघुवंशी का परिवार बहुत नाराज है और राजा रघुवंशी की मां ये कह रही है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए अब इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमारा तो यही विश्वास था कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमको तो आज इंसाफ नहीं मिला, तो हमारा तो भरोसा हट गया ना, क्योंकि वो मार के फिर से चले जाएंगे, फिर से छूट जाएंगे वो तो। हम तो है ना सरकार से एक ही निवेदन चाहते हैं कि हमको है ना वो सीबीआई जांच चाहिए कि जो भूल हुई है वो सीबीआई जांच में वापस से लिख ले। मतलब कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे, मतलब जब उसने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको सरकार ने छोड़ा तो छोड़ा कैसा, क्योंकि वो मेरे बच्चे की इतनी बड़ी हत्यारन थी। इसके बाद भी आज मेरे बच्चा तो मेरे को मिला नहीं और उसको देखो तो मतलब सोनम आई तो आई कैसी। आज मेरे घर पल दिनों की खुशियां आई थी, मैं आज वो खुशियों में थोड़ा सा वो थी बिजी कि चलो मेरे यहाँ खुशियां आई है। और आज वापस से मेरे को अचानक से ये सुनने को मिलता कि सोनम को जमानत मिल गई, तो मेरे को कितना बड़ा दुख हुआ। मेरे को ऐसा झटका लगा कि मैं खुद जानती नहीं। सोनम को जमानत कल मिली थी और आज सोनम रिहा हो जाएगी शाम को 6 बजे तक। अच्छा, ये किन शर्तों पर मिली है? शर्त यही है, तो सोनम को जिस दिन गिरफ्तार करा था गाजीपुर से, उस टाइम बताया नहीं था उसको तो गिरफ्तार क्यों कर रहा है, कहाँ रहेगी वो, क्या है? वो शर्त उसकी है तो सोनम को जो है सोनम को शिलोंग में ही रहना पड़ेगा। इसके पहले आपत्ति लगाई थी मैंने, जब मुझे मालूम था जब आपत्ति लगी थी मैंने, मगर इस बार जो है मुझे जब मैंने 4 दिन पहले जब वकील से बात करी थी तो मुझे वकील ने बताया था तभी केस में कुछ चल नहीं रहा है, मगर सोनम की जमानत लग चुकी थी। ये वकील ने मुझे धोखे में रखा, धोखे में रखने के बाद जो है मुझे मुझे छुपाई गई सारी बातें। इसमें यही है हम लोग ये कर सकते हैं इसमें, तो हाई कोर्ट से जो है सोनम की जमानत जो हुई है इसको निरस्त करने के लिए जो है हम लोग इसमें अपील लगा सकते हैं। सेशन कोर्ट से हुई है? सेशन हुई, हाई कोर्ट में लगाना पड़ेगी तो उसकी जमानत निरस्त की जाए। पिछले 7 महीनों में सोनम रघुवंशी ने अदालत में 4 बार अपनी जमानत की अर्जी लगाई और अब चौथी बार दस्तावेजों में कानूनी खामियों की वजह से सोनम रघुवंशी को अदालत ने जमानत दे दी। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि अदालत ने किन वजहों से सोनम को जमानत दी है। पहली वजह, जब सोनम को गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस ने गिरफ्तारी की कोई ठोस वजह दस्तावेजों में नहीं बताई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के मुताबिक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई वजह बतानी होती है, किन धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है वो बतानी होती है और यह किसी भी नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, सोनम की गिरफ्तारी के समय जो अरेस्ट फॉर्म भरे गए वो अरेस्ट फॉर्म अधूरे थे और उनमें कई प्रकार की खामियां निकली। तीसरा, गाजीपुर में अदालत में पहली पेशी के दौरान सोनम के पास कोई वकील नहीं था, जबकि संविधान के मुताबिक आरोपी के पास वकील होना जरूरी है ताकि वो अपना बचाव कर सके। इसे भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। और चौथी बात, मेघालय की पुलिस से इस मामले में जो सबसे बड़ी लापरवाही हुई वो है गलत धाराओं को लगाना। सोनम अपने पति की हत्या की आरोपी है, लेकिन उस पर पुलिस ने हत्या की धारा की बजाय बेईमानी से संपत्ति के दुरुपयोग की धारा लगा दी, यानी कुछ और धाराएं लगा दी। कोर्ट ने इन दलीलों को आधार मानते हुए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सोनम को जमानत दे दी। अब सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के वकील ने भी अदालत में जमानत की अर्जी लगा दी है और बाकी के आरोपी भी इसी आधार पर जमानत की अर्जी लगाएंगे। यानी अगर सोनम की बेल हो गई, उसे जमानत मिल गई, तो जो बाकी के आरोपी हैं जिनमें सोनम का बॉयफ्रेंड भी है और वो लोग भी हैं जिन्होंने उनके कहने पर हत्या की जो इसमें शामिल हैं, अब वो सारे लोग भी इसी आधार पर अपनी जमानत की अर्जी लगाने वाले हैं। और राज कुशवाहा, जिसे कहा जा रहा है कथित रूप से जो सोनम का दोस्त था या सोनम का बॉयफ्रेंड था जो इस हत्या में शामिल था, राज कुशवाहा सहित 4 आरोपी अब भी जेल में हैं। लेकिन अब उनके वकीलों को भी एक नई उम्मीद मिल गई है कि अगर सोनम को जमानत मिल गई तो इन्हें भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। You have seen Sonam has been granted bail by the learned additional deputy commissioner judicial of the East Khasi Hills district, and at the same time yesterday we have also filed the bail applications on behalf of the second accused, that's Raj Singh Kushwaha alias Raj. The remaining accused persons also we have been approached, so we will be filing shortly for the bail application for the remaining persons. हमारे देश में हमेशा आरोपी के मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता जिसके साथ अपराध हुआ है, यानी जो विक्टिम है
उसके भी तो मौलिक अधिकार हैं। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई, तो क्या राजा रघुवंशी के परिवार के कोई संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है? इस खबर से क्या शिक्षा मिलती है? पहला, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और किन धाराओं में गिरफ्तारी हो रही है। यह आपके लिए भी एक अतिरिक्त जानकारी है, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा, गिरफ्तारी के बाद आपको कानूनी मदद जरूर मिलनी चाहिए, यानी आपको अपनी पसंद के वकील से कानूनी सलाह लेने और वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है, और कोई भी पुलिस या एजेंसी आपको इससे रोक नहीं सकती। तो यह शिक्षा है इस खबर से। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर सोनम रघुवंशी के कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो अदालत को और हमारे कानून को जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई है उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके भी कुछ अधिकार हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपको थोड़ी देर के लिए राजनीति की दुनिया में लेकर जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल रात को एग्जिट पोल आए थे जिसमें अलग अलग राज्यों में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसे लेकर एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज ने आपको एक इशारा दिया था, आपको बताया था कि क्या हो सकता है। इसलिए अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवीके तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है, और 51 साल के जोसेफ विजय चंद्रशेखर क्या तमिलनाडु के अगले एमजीआर साबित होंगे। वर्ष 1977 में एमजी रामचंद्रन अभिनेता से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए थे, और अब एग्जिट पोल के बाद यह कहा जा रहा है कि विजय भी एमजीआर का इतिहास दोहरा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो एमजी रामचंद्रन और जयललिता के बाद विजय तीसरे ऐसे फिल्म स्टार होंगे जो तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार बनकर उभरेंगे। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक विजय की पार्टी टीवीके इस बार तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में 98 से लेकर 120 सीटें जीत सकती है। देखिए आप, एनडीए 22 से 32, डीएमके जो सत्तारूढ़ पार्टी है, डीएमके गठबंधन, एमके स्टालिन की डीएमके का गठबंधन 92 से 110 सीटें जीत रहा है, और जो अन्य दल बताए गए हैं वो 98 से 120 सीटें जीत सकते हैं। और अन्य दलों में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि अन्य दलों का मतलब यहां पर है टीवीके। तो अगर इस एग्जिट पोल पर हम विश्वास करें तो विजय की पार्टी टीवीके 98 से 120 सीटें जीत सकती है, जो कि डीएमके के गठबंधन से भी ज्यादा है, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बन सकती है। अगर ये एग्जिट पोल सही है तो मैं कह नहीं सकता कि ये सही है या गलत, लेकिन ऐसा एग्जिट पोल ने ऐसी प्रेडिक्शन दी है, एक एग्जिट पोल ने। लेकिन अगर तमिलनाडु के 3 दूसरे एग्जिट पोल्स को देखें, कौन कौन से, पी मार्क, मट्रीज और प्रजा पोल्स, इनके आंकड़े देखें तो ये तीनों ही एग्जिट पोल विजय की पार्टी को 1 से लेकर 32 सीटें दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए इसे भी हम मान लें कि ये सही है, 1 से लेकर 32 सीटें, तो अगर 30-32 सीटें, 25 सीटें विजय की पार्टी जीत जाती है पहली ही बार में, तो भी आप इसे शानदार ओपनिंग कह सकते हैं। तो भी आप कह सकते हैं कि विजय की ये राजनीतिक फिल्म सुपरहिट हो गई, क्योंकि तमिलनाडु में पहले ही अटेम्प्ट में, पहली ही बार में अगर वो 20-30 सीटें भी जीत ले तो कोई मतलब बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी ओपनिंग ये हम कह सकते हैं। और आज ही एक और नया एग्जिट पोल आया है टुडेज चाणक्य का, इसमें भी विजय की पार्टी को लगभग 63 सीटें दी गई हैं, 63 सीट्स। ये एक नया एग्जिट पोल आया है, इसमें 63 सीटें दी गई हैं लगभग विजय की पार्टी को। अब देखिए 63 सीटें बहुत बड़ी बात है, पहली बार उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और पहली बार में ही अगर वो 50-60 सीटें जीत रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए, 118 सीटें चाहिए, और उसमें से अगर 50-60 सीटें एक पार्टी जीत ले, विजय के पास आ जाए, तो अगर विजय तमिलनाडु में किंग नहीं भी बनते तो किंग मेकर तो जरूर बन सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति पिछले लगभग 5 दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। डीएमके करुणानिधि की पार्टी है, एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी है। एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि विजय की एंट्री इस पारंपरिक 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ सकती है। अभी तक तमिलनाडु की राजनीति में 2 ही पार्टियों का दबदबा है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीसरी पार्टी आ रही है। तमिलनाडु में फिल्म स्टार्स
सिर्फ मनोरंजन का चेहरा नहीं बल्कि एक कल्ट फिगर बन जाते हैं जिन्हें वहां के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। एमजी रामचंद्रन, जयललिता और रजनीकांत इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी विशाल होती है कि वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत में बदल जाती है। एमजीआर और जयललिता ने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल किया और तमिलनाडु में सत्ता के शिखर पर ये लंबे समय तक राज करते रहे। फिल्मी पर्दे से सत्ता के सिंहासन तक इस रास्ते की शुरुआत एमजीआर ने की थी। द्रविडियन आंदोलन की विचारधारा से प्रभावित होकर एमजीआर वर्ष 1953 में डीएमके में शामिल हुए। एमजीआर ने अपने करियर में 130 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। वो वहां के बहुत बड़े हीरो थे और ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने एक ऐसे हीरो की भूमिका निभाई जो गरीबों की मदद करता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है, और उनकी यही रॉबिन हुड वाली छवि और लोकप्रियता ने राजनीति में उनके रास्ते पर रेड कारपेट बिछा दिया। उस समय एमजीआर के हजारों फैन क्लब्स थे जिनमें लाखों लोग मेंबर्स थे, जिनके डीएमके ने ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं में जिन्हें बदल दिया। यानी एमजीआर के ये फैन ही उनके राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए। असल में फिल्म स्टार्स को ये बड़ा फायदा होता है जब वो राजनीति में आते हैं। एमजीआर की रैलियां भी उनकी फिल्मों की तरह सुपरहिट होने लगी और 1967 में डीएमके पहली बार सत्ता में आई और इसमें एमजीआर की स्टार पावर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन डीएमके थोड़े ही दिन के बाद एमजीआर के विशाल कद के लिए छोटी पड़ने लगी और 1972 में एमजीआर ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम है एआईएडीएमके, और 5 साल के अंदर ही वर्ष 1977 में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। एमजीआर के बाद तमिलनाडु की एक और बहुत बड़ी अभिनेत्री जयललिता वहां की 6 बार मुख्यमंत्री रहीं और वर्ष 2016 में अपने पद पर रहते हुए ही उनका निधन हुआ। लेकिन उनकी भी जबरदस्त फॉलोइंग थी। इसी तरह एम करुणानिधि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में 75 फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं। वो 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 2018 में उनका निधन हुआ और अब उनके जो सुपुत्र हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों की कहानी इसलिए आपको बताई ये देखने के लिए कि क्या विजय भी एमजीआर और जयललिता की तरह राजनीति में अब एक नया ट्रेंड सेट करने वाले हैं। विजय ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया है और फिल्मों में उनकी छवि सिर्फ एक एक्शन हीरो की नहीं है बल्कि एक मास लीडर की है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो फिल्मों में अक्सर गरीबों, युवाओं और आम लोगों के लिए लड़ने वाले एक हीरो का किरदार निभाते हैं और असल में उनके फैंस अब ये समझते हैं कि वो असल जिंदगी में भी ऐसे ही हैं। इसीलिए आम दर्शक भी खुद को उनसे जोड़ पाते हैं और तमिल सिनेमा में वो थलापति विजय के नाम से लोकप्रिय है। उन्होंने वर्ष 2024 में अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम है टीवीके और इस बार चुनाव में विजय अपनी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। उनकी रैलियों में बहुत जबरदस्त भीड़ थी जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही थीं और वहां के युवा आ रहे थे और इसीलिए अगर विजय चुनाव जीतते हैं तो यह माना जाएगा कि ज्यादातर युवाओं और महिलाओं ने ही उन्हें वोट दिया है। इस चुनाव में टीवीके ने ना तो डीएमके से गठबंधन किया, ना ही एआईएडीएमके से गठबंधन किया, ना बीजेपी से गठबंधन किया और सभी 234 सीटों पर उन्होंने खुद अकेले चुनाव लड़ा। इससे आप विजय के कॉन्फिडेंस को समझ सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उन्हें अपनी पार्टी की सफलता के बारे में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी के लिए इसे बड़ा और साहसी कदम माना जा रहा है और ऐसा ही प्रयोग वर्ष 1977 में एमजीआर ने भी किया था। तो 4 मई को नतीजे आने वाले हैं और 4 मई को तमिलनाडु में जो सबसे बड़ा सरप्राइज जिसका इंतजार कर रहे हैं लोग वो यही होगा कि विजय की जो पार्टी है वो कैसा प्रदर्शन करती है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं इस समय, देखिए ये आप देखिए मेरे स्क्रीन पर, आप देखिए आपके कोने पर एक स्कोर आ रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2.3 मिलियन व्यूज इस समय इस कार्यक्रम के हो चुके हैं। अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं लेकिन इस स्कोर को आप लगातार देखते रहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आज के इस एपिसोड को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कितने व्यूज मिल रहे हैं। इस समय यह स्कोर है 2.3 मिलियन यानी 23 लाख। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के पास हरियाणा में एक बारात ने सड़क पर हंगामा किया और पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करके इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारात निकलती हैं, शादियों का जुलूस निकलता है सड़कों पर, हाईवेज पर, तो पूरे सड़क को रोक लेते हैं। बारात में लोग अलग अलग प्रकार के स्टंट करते हैं और इससे आसपास के लोगों को बड़ी असुविधा होती है। अब पहली बार शायद पुलिस ने एक बारात को लेकर, इस प्रकार की चीजों को लेकर एफआईआर दर्ज की है और वो भी लड़के और लड़के के परिवार पर।
ये खबर आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए ट्राई डीएनडी ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। आशीर्वाद के हर 10 किलो पैक पर 80 रुपए कैशबैक और 5 किलो पैक पर 40 रुपए कैशबैक। पैक के सामने दिया गया क्यूआर स्कैन कीजिए, पैक खोलिए, प्रोमो कोड पाइए और कैशबैक ले जाइए। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित वायर। अब हम शादियों और बारात में शो ऑफ कल्चर के खतरनाक ट्रेंड को आपके लिए डिकोड करेंगे। आपने देखा होगा जब शादियां होती हैं, बारात निकलती है तो पैसे और ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है और ऐसा लगता है कि बारातियों को कुछ भी करने की छूट दे दी जाती है। तो सबसे पहले आप दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह जिले की ये तस्वीरें देखिए। ये कोई गुंडों की सेना नहीं है, ये एक शादी में जाने वाले बाराती हैं। 23 अप्रैल की रात एक शादी में बारातियों ने नेशनल हाईवे पर खतरनाक स्टंट्स किए और पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक जैम कर दिया। इस बारात में कई गाड़ियां शामिल थीं। कोई चलती गाड़ी की खिड़की से लटका हुआ था, कोई बाराती गाड़ियों की छत पर बैठे हुए थे और इस दौरान बहुत तेज आवाज में म्यूजिक भी बज रहा था। इन लोगों ने ट्रैफिक नियमों को जमकर तोड़ा और दूसरे लोगों को बहुत परेशान किया जो सड़कों से गुजर रहे थे। इस मामले में नूह की पुलिस ने जिस लड़के की शादी थी उस लड़के पर एफआईआर कर ली और उस लड़के के पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने स्टंट में शामिल इन 6 गाड़ियों को जब्त भी कर लिया है, जिनकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। तो इनके खिलाफ इसका संज्ञान सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य कंप्लेंट जो मिला हुआ है उसके माध्यम से लेते हुए न्यू पुलिस नियमानुसार और सख्त कार्रवाई कर रहा है। थाने लेवल पे कई लग्जरी गाड़ियां, थार, फ्रॉन्क्स, फॉर्चुनर जैसी गाड़ियों को जब्त किया है और जो लोग रास्ता को रोकते हुए ट्रैफिक का और अन्य लोगों को बाधा जो पहुंचाया है उसको गिरफ्तार भी थाने लेवल पे कर चुके हैं। तो आज हरियाणा पुलिस के लिए
और नूह में तैनात जो पुलिस थी उसके लिए हमें ताली बजानी चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए। आप देखिए हमारे देश में हर साल करोड़ों की संख्या में शादियां होती हैं और बाराती ये सोचते हैं कि शादी के दौरान उन्हें कुछ भी करने की छूट है, और अगर सभी जगह ऐसा होने लगे तो क्या होगा। इसलिए हरियाणा पुलिस को बहुत बधाई, नूह की पुलिस को बहुत बधाई। और अगर आपके आसपास भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई जलसा ऐसा निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, कोई शादी की बारात निकल रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है, जिसमें कानूनों को तोड़ा जा रहा है और एक नागरिक के तौर पर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित वायर। अब जरा अपनी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट की तरफ देखिए, जहां एक नंबर लगातार बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और इस समय यह नंबर है 2.8 मिलियन यानी 28 लाख। देखिए जहां मैं आपको इशारा कर रहा हूं, यह नंबर 2.8 मिलियन। यह नंबर COTT यानी कॉट यानी क्रोम OTT की लाइव ट्रैकिंग से डिकोड के इस एपिसोड के रियल टाइम टोटल डिजिटल व्यूज को दर्शाता है। यानी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी व्यूज आज के इस एपिसोड को मिले हैं, ये उनका नंबर है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश के हर परिवार से हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत है। और हमें इस बात का गर्व और खुशी है कि आप सभी हर दिन मिलकर भारत के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय नेटवर्क दूरदर्शन को देखते हैं हमारे जरिए। इसलिए जो 2.8 मिलियन का जो नंबर है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको सावधान रखती हैं। नमस्कार।
हंसते तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MD शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला।